कि एक देश में लोगों की जो एवरेज इनकम है मतलब हर महीने की आमदनी वो 10 लाख रुपए है। तो पहली बार सुनकर यही लगता है ना कि वहाँ हर कोई बहुत अमीर होगा। हाँ बिल्कुल, वही आएगा दिमाग में। लेकिन हकीकत कुछ और ही हो सकती है। हो सकता है कि वहाँ 90% लोग बेहद गरीब हो और सारा का सारा पैसा बस मुट्ठी भर उद्योगपतियों के पास हो। तो ये जो एवरेज का इतना शानदार आंकड़ा था, उसने हमसे क्या छिपा लिया? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। उन नंबर्स और फॉर्मूलाज का चीर-फाड़न करेंगे जो सच बताने के बजाय हमें अक्सर एक भ्रम में डाल देते हैं। और वहीं पर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी उसकी असली भूमिका शुरू होती है। अगर हम सिर्फ ऊपर से आंकड़ों को देखेंगे तो वो बिल्कुल गुमराह कर सकते हैं। लेकिन अगर डेटा के उस शोर शराबे के बीच पैटर्न ढूंढना आता हो तो स्टैटिस्टिक्स सच्चाई को बाहर लाने का सबसे धारदार टूल है। वही तो। और उस टूल को समझने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सोर्स मटेरियल है। हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स का एक पूरा मास्टर क्लास प्रेजेंटेशन है। अब जो श्रोता हमें ट्रैवल करते हुए या काम करते हुए सुन रहे हैं, मैं पहले बता दूं, फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है। आज हमारा मिशन है लाइन बाय लाइन इस पीपीटी का एनालिसिस करना और ये समझना कि मैथ के ये फॉर्मूले काम कैसे करते हैं। हाँ, और क्यों करते हैं ये समझना और भी जरूरी है, क्योंकि रटने से सिर्फ एक सवाल हल होगा, लेकिन लॉजिक पकड़ लिया तो कोई भी घुमा फिरा कर पूछा गया सवाल छूटेगा नहीं। स्टैटिस्टिक्स को किताबों में बहुत बोरिंग बनाकर पेश करते हैं, पर असल में ये अप्लाइड मैथमेटिक्स है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 1। यहाँ हमारे प्रेजेंटेशन का टाइटल है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर ओवरव्यू एंड कंप्लीट कॉन्सेप्ट मास्टरी। और इसके नीचे लाइन बाय लाइन लिखा है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, आरआरबी, एसएससी, रेलवे फोकस। मतलब ये स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, इन एग्जाम्स में टाइम बचाना सबसे क्रूशियल होता है और लॉजिक वही टाइम बचाता है। सही कहा। सो नाउ वी आर ऑन स्लाइड 2। यहाँ स्लाइड पर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी गई है। लिखा है कि ये डेटा को गैदर करने, एनालाइज करने, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन की पढ़ाई है। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ डेटा कलेक्ट करना काफी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, ये पूरा एक साइकिल है। जैसा मैंने पहले कहा, ये अप्लाइड मैथ का एक सब फील्ड है जो डेटा को समराइज करने के काम आता है। असली दुनिया के बिखरे हुए फैक्ट्स को एक आकार, एक शेप देना स्टैटिस्टिक्स का पहला कदम होता है। और डेटा हमेशा एक आकार में नहीं आता। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 3। यहाँ अनग्रुप्ड डेटा की बात की गई है। अनग्रुप्ड डेटा यानी रॉ डेटा जो ग्रुप्स में बंटा नहीं होता। ये बस अलग अलग वैल्यूज की एक लिस्ट होती है। एक साधारण लिस्ट। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, एक टेस्ट में 8 छात्रों के मार्क्स। नंबर्स हैं 12, 15, 14, 16। 14, 13, 18 और 10। राइट। तो ये जो नंबर्स हैं, ये मुझे बिल्कुल उस बाजार से लाए गए थैले की तरह लगते हैं जिसमें जिसमें हमने आलू, टमाटर, धनिया सब एक साथ बिना छांटे भर दिया है। ये बिना छांटे हुए थैले वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। उस थैले के अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जब आपका डेटा सेट बहुत छोटा हो, जैसे बस ये 8 या 10 बच्चों के मार्क्स, तब तो आप उस थैले में से एक एक करके आलू या टमाटर निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब आसान है। राइट। मतलब आप जो मीन, मीडियन या स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है, जी। वो सीधे इन इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स पर लगा सकते हैं। या लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये थैला बहुत बड़ा हो जाए। जैसे 50 या 100 बच्चों के मार्क्स। एग्जैक्टली। और तब वो थैला काम नहीं आएगा। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 4। यहाँ ग्रुप्ड डेटा को समझाया गया है। जब डेटा बहुत बड़ा हो जाए तो उसे क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ 50 छात्रों के मार्क्स की एक टेबल है। मैं टेबल के आंकड़े पढ़ती हूँ। हाँ बताइए। 0 से 10 मार्क्स वाले 5 छात्र हैं, 10 से 20 वाले 8 हैं, 20 से 30 वाले 12, 30 से 40 मार्क्स वाले 15 बच्चे हैं और आखिर में 40 से 50 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं। अब देखिए, 50 अलग अलग मार्क्स लिखने के बजाय जब डेटा को ऐसे ग्रुप किया गया तो हमारा दिमाग तुरंत पैटर्न पकड़ लेता है। आपने जो पढ़ा उसमें सबसे ज्यादा छात्र 15 हैं जो 30 से 40 की रेंज में है। अच्छा, हाँ, तो एक स्नैपशॉट मिल गया ना परफॉर्मेंस का। यही ग्रुप डेटा का फायदा है। समझ गई। पर जब डेटा ग्रुप्स में बढ़ता है तो कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आ जाते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 5। यहाँ क्लास टर्मिनोलॉजी लिखा है। 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। पहली है क्लास फ्रीक्वेंसी। यानी कोई आइटम किसी एक रेंज में कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे पिछली टेबल में 15 बच्चे थे तो वो 15 उस क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई। राइट। दूसरी डेफिनेशन है क्लास खुद।
इसमें लिखा है कि ये वैल्यूज की एक रेंज होती है जिसमें कई आइटम्स शामिल होते हैं, जैसे 5 to 10 या 10 to 15। और तीसरी डेफिनेशन है क्लास लिमिट्स। ये क्या होती है? लिमिट्स का मतलब है बाउंड्रीज। स्लाइड में क्लियर लिखा है कि ये क्लास की एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं, निचली और ऊपरी सीमा। जैसे 5 to 10 के ग्रुप में लोअर लिमिट जिसे L1 कहते हैं वो 5 है और अपर लिमिट L2 10 है। ओके, तो L1 और L2 ये याद रखने वाली बात है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 6। यहाँ दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैग्नीट्यूड और मिड वैल्यू। मैग्नीट्यूड को H से दर्शाया गया है। फॉर्मूला है H इक्वल्स L2 माइनस L1। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का अंतर। जैसे 15 माइनस 10 किया तो 5 आएगा, वो उस रेंज की चौड़ाई या मैग्नीट्यूड है। ये तो आसान है, लेकिन इसके नीचे मिड वैल्यू लिखा है जिसे M या कभी XP कहते हैं। इसका फॉर्मूला है L2 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब दोनों लिमिट्स को जोड़कर आधा करना है। मेरा एक सवाल है यहाँ, हाँ पूछिए। सिर्फ उस रेंज से काम क्यों नहीं चला सकते? ये बीच की वैल्यू, मिड वैल्यू निकालने की क्या मजबूरी है? ये बहुत ही बढ़िया पुशबैक है। देखिए, जब हमें आगे चलकर कोई कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे मान लीजिए मेन निकालना है, तो हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैथ्स का फॉर्मूला 10-20 को मल्टीप्लाई थोड़ी कर सकता है, हाँ, वो तो एक डैश है या रेंज है। राइट? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हमें पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले एक सिंगल नंबर की जरूरत होती है। ओह, अच्छा, तो मतलब एक लीडर चुनना पड़ता है उस ग्रुप का। एग्जैक्टली। और वो लीडर मिड वैल्यू ही होती है, जो ठीक सेंटर में बैठती है। ओके, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 7। यहाँ एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना है टाइप्स ऑफ एवरेज। एवरेज को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है मैथमेटिकल एवरेज, जिसके अंदर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आते हैं। और दूसरा है पोजिशनल एवरेज। इसमें मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड शामिल हैं। यहाँ मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आरआरबी और एसएससी जैसे एग्जाम्स में फोकस मुख्यतः अरिथमेटिक मीन और मीडियन पर ही होता है। इसलिए इस प्रेजेंटेशन का आगे का पूरा हिस्सा इन्हीं दोनों पर फोकस करेगा। तो चलिए सीधे मीन पर चलते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 8। यहाँ अरिथमेटिक मीन यानी मध्य की डेफिनेशन है। ये बस सभी आइटम्स का साधारण औसत है। फॉर्मूला वही पुराना, सभी ऑब्जर्वेशंस का सम डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशंस की कुल संख्या यानी n। हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पर इसमें भी दो प्रकार लिखे हैं ना। हाँ, यहाँ लिखा ये दो तरह का होता है, एक सिंपल मीन और एक वेटेड मीन। सिंपल में तो सबको बराबर इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन ये वेटेड मीन का क्या कॉन्सेप्ट है? यहाँ लिखा है आइटम्स को उनके इंपॉर्टेंस के अनुसार वेट दिया जाता है। इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए कॉलेज का एग्जाम है, मैथ्स का मेन पेपर 100 नंबर का है और एक क्राफ्ट या ड्राइंग का ऑप्शनल पेपर बस 20 नंबर का है। क्या दोनों को बराबर मानना चाहिए? बिल्कुल नहीं। मैथ्स वाले पेपर की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए। सही कहा। इसी वैल्यू या इंपॉर्टेंस को स्टैटिस्टिक्स में वेट कहते हैं। जिस आइटम का वेट ज्यादा होता है, मीन उसकी तरफ खिसक जाता है। इसे ही वेटेड मीन कहते हैं। अच्छा, अब समझ आया। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 9। यहाँ से मीन की कुछ प्रॉपर्टीज शुरू हो रही हैं और ये थोड़ी ट्रिकी लग रही हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन पार्ट 1। प्रॉपर्टी 1 कहती है कि मीन से ऑब्जर्वेशन के डेविएशन का कुल योग यानी सम हमेशा शून्य होता है। सिग्मा ब्रैकेट में x माइनस एक्स बार इक्वल 0। इसे थोड़ा विजुअलाइज करवाएंगे? बिल्कुल। इसे एक तराजू की तरह सोचिए। ओके। मीन उस तराजू का एकदम ठीक बीच का कांटा है जो परफेक्ट बैलेंस में है। अब कुछ नंबर्स मीन से बड़े होंगे जो तराजू को एक तरफ झुकाएंगे और कुछ छोटे होंगे जो दूसरी तरफ खींचेंगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि दोनों तरफ का कुल खिंचाव, जिसे हम डेविएशन कहते हैं, वो एग्जैक्टली बराबर होता है। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। वही तो। इसीलिए जब सारे डेविएशंस को जोड़ते हैं तो सम हमेशा 0 निकलता है। मीन डेटा का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। वाओ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये तराजू वाली एनालॉजी बहुत अच्छी थी। उसी स्लाइड पर प्रॉपर्टी 2 है। अगर हर ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट वैल्यू a जोड़ी जाए तो नया मीन भी a से बढ़ जाता है। और इसके आगे नाउ वी आर ऑन स्लाइड 10, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन पार्ट 2। यहाँ बाकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी 3 कहती है कि अगर हर ऑब्जर्वेशन से a घटाया जाए तो मीन भी a कम हो जाता है। प्रॉपर्टी 4 में a से मल्टीप्लाई करने पर
मीन ए से मल्टीप्लाई हो जाता है, और प्रॉपर्टी 5 ए से डिवाइड करने पर मीन भी ए से डिवाइड हो जाता है। ये चारों प्रॉपर्टीज एक्चुअली एक ही लॉजिक पर चल रही हैं। ये मुझे एक सिंक्रोनाइज्ड डांस या फिर किसी एस्केलेटर की तरह लग रहा है। एस्केलेटर कैसे? जैसे मान लीजिए 10 लोग एस्केलेटर के अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं, उनका एक एवरेज लेवल है। अब अगर वो एस्केलेटर चालू हो जाए और 5 फीट ऊपर चली जाए, तो हर एक इंसान 5 फीट ऊपर गया ना। हाँ, सब साथ में ऊपर गए। तो जाहिर है उनका जो पुराना एवरेज लेवल था वो भी बिना किसी और बदलाव के सीधा 5 फीट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। जो बदलाव हर एक पॉइंट के साथ होगा वही सीधा मीन के साथ भी हो जाएगा। ये एस्केलेटर वाली एनालॉजी एकदम सटीक है। अगर एग्जाम में सवाल आए कि 100 नंबर का मीन 50 है और हर नंबर को 2 से गुना किया गया है, तो नया मीन क्या होगा? बिना प्रॉपर्टी जाने लोग कैलकुलेट करने लगेंगे, लेकिन एस्केलेटर रूल से आपको पता है सीधा 50 को 2 से गुना करो, नया मीन 100 आ जाएगा। राइट, टाइम बच गया ना। सो अब इन फॉर्मूलाज का एक्चुअल इस्तेमाल देखते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 11, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल मीन। यहाँ 10 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, 3, 4, 5, 5, 8, 9, 9, 9, 13 और 15। इन सब का सम होता है 80 और कुल नंबर ऑफ आइटम्स है 10। तो मीन हो गया 80 डिवाइडेड बाई 10 यानी 8। ये तो सच में सिंपल था। हाँ, ये ग्रुप्ड नहीं था इसलिए। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 12, वेटेड मीन का एग्जाम्पल। यहाँ एक टेबल है, मार्क्स जिसे x माना गया है और उनके वेट्स जिसे w माना है। मार्क्स हैं 80, 75, 70, 65, 60 और 55 और इनके कॉरिस्पॉन्डिंग वेट्स हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो सबसे कम मार्क्स हैं 55, उसको सबसे ज्यादा वेट यानी 7 मिला हुआ है। अच्छा, हाँ, टेबल में देखा मैंने। फिर आगे कैलकुलेट किया गया है, हर वेट और मार्क का मल्टीप्लाई करके WX एक नया कॉलम बनाया गया है। इस कॉलम का टोटल सम है 1735 और टोटल वेट्स सिग्मा W है 27। तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट है 1735 डिवाइडेड बाय 27, जो आता है 64.259। अब देखिए यहाँ क्या हुआ। एवरेज सेंटर की तरफ होने के बजाय नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा भारी वेट 55 वाले कम मार्क्स के पास था। हाँ, वही जो आपने कहा था, वेट मीन को अपनी तरफ खींच लेता है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 13। यहाँ ग्रुप्ड डेटा का एग्जाम्पल है 50 वर्कर्स की दिहाड़ी। डेली वेज का एरिथमेटिक मीन निकालना है। फॉर्मूला वही है, मीन इक्वल्स सिग्मा FX डिवाइडेड बाय n। लेकिन यहाँ स्लाइड पर एक लंबा सा एग्जाम नोट दिया गया है हाईलाइट करके। हाँ, और ये नोट बहुत ही जरूरी है। कई बार बुक्स में या एग्जाम्स में एक ट्रिक होती है। दिहाड़ी यानी वेज को टेक्निकली डेटा x होना चाहिए और वर्कर्स की संख्या फ्रीक्वेंसी f होनी चाहिए। राइट, लोग फ्रीक्वेंसी होते हैं। लेकिन स्लाइड दिखा रही है कि यहाँ लेबल्स उल्टे कर दिए गए हैं। वेज को f और वर्कर को x लेबल कर दिया गया है टेबल में। ऐसे में एग्जाम हॉल में क्या करेंगे आप? मैं तो अपना लॉजिक लगाकर ठीक कर लूंगी। और वहीं पर मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा। हाँ, एग्जाम रूल ये कहता है कि अगर क्वेश्चन पेपर में किसी कॉलम पर F लिख दिया गया है तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। चुपचाप उसी को फ्रीक्वेंसी मानकर फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दीजिए। बाप रे, ये तो सच में एक ट्रैप था। तो ठीक है, मैं उन्हीं उल्टे लेबल्स के साथ टेबल पढ़ती हूँ। F कॉलम में वेजेस है 50, 60, 65, 72, 75, 78 और X कॉलम में वर्कर्स हैं 5, 10, 12, 13, 6, 4। इनका टोटल मल्टीप्लाई करके FX का सम बनाया गया है, जो है 3328 और टोटल N या N है 50। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 14। यहाँ सिर्फ पिछली स्लाइड की कैलकुलेशन दिखाई गई है, 3328 डिवाइडेड बाय 50। आंसर आता है 66.56। कैलकुलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस वो लेबल वाले ट्रैप से बचना था। सही बात है। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 15। यहाँ एक और ग्रुप्ड डेटा का एग्जाम्पल है। 100 छात्रों के वजन वेट का क्लास इंटरवल दिया है। 38 से 42 kg में 6 छात्रा हैं, 42 से 46 में 24 हैं, 46 से 50 की रेंज में 34 बच्चे हैं, 50 से 54 में 22, 54 से 58 में 11 और आखिर में 58 से 62 रेंज में 3 बच्चे हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पहले वाले एग्जाम्पल में फिक्स नंबर था, पर यहाँ रेंज है, जैसे 38 से 42।
हम रेंज को छात्रों की संख्या से सीधा गुणा तो कर नहीं सकते। वही, रेंज को कैसे मल्टीप्लाई करें? तो यहाँ वापस वो क्लास का नेता आएगा जिसके बारे में हमने स्लाइड 6 में बात की थी। ओह, मिड वैल्यू। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 16। यहाँ वही सोल्यूशन दिया है। हर क्लास की पहले मिड वैल्यू, जिसे यहाँ xi लिखा है, वो निकाली गई। जैसे 38 और 42 के बीच 40 आता है, अगले रेंज का 44, फिर 48, 52, 56 और 60। करेक्ट। हमने रेंज को हटाकर उनकी जगह इन मिड वैल्यूज को बिठा दिया। फिर बच्चों की संख्या यानी फ्रीक्वेंसी fi को इस मिड वैल्यू xi से मल्टीप्लाई किया गया। इन सब का सम सिग्मा fi xi आया 4868 और फाइनल मीन निकालने के लिए इस टोटल को 100 छात्रों से डिवाइड किया। रिजल्ट आया 48.68। और मीन की पूरी कहानी बस यहीं तक थी। आपने रॉ डेटा, वेटेड डेटा और फाइनली इंटरवल्स वाले ग्रुप डेटा तीनों के तरीके कवर कर लिए हैं। बट मीन हमेशा सब कुछ ठीक से तो नहीं बताता ना। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 17। यहाँ से हमारा दूसरा हीरो शुरू होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन यानी मध्य का। हाँ, मीन में दिक्कत ये होती है कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएं, तो वो मीन को अपनी तरफ जोर से खींच लेती हैं। इसलिए हम मीडियन पर आते हैं। यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि मीडियन वो वैल्यू है जो डेटा को ठीक 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। पर यहाँ एक कंडीशन भी बोल्ड लेटर्स में लिखी है, डेटा को आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर। ये मीडियन का सबसे कठोर नियम है। अगर आपने डेटा को छोटे से बड़े के क्रम में नहीं लगाया और सीधे बीच का नंबर उठा लिया, तो जवाब 100% गलत होगा। यहाँ 2 फॉर्मूलाज भी हैं। अगर नंबर्स ऑड है तो फॉर्मूला है n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, और अगर नंबर्स इवन है तो बीच की 2 टर्म्स का एवरेज निकालना पड़ता है, n टूथ टर्म और n 2+1th टर्म को जोड़कर आधा करना। चलिए इसे एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं अगली स्लाइड में। हाँ, नाउ वी आर ऑन स्लाइड 18, मीडियन के एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल इवन नंबर्स का है। यहाँ 10 ऑब्जर्वेशंस हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो बीच की 2 टर्म्स 5th और 6th होंगी। वो टर्म्स हैं 8 और 9, तो मीडियन हो गया 8+9 डिवाइडेड बाय 2 यानी 8.5। एग्जैक्टली। और दूसरे एग्जाम्पल में दूसरे में एक नंबर 16 और जोड़ दिया गया है, तो अब टोटल 11 ऑब्जर्वेशंस हो गए, जो कि ऑड नंबर है। तो फॉर्मूला के हिसाब से 11 + 1 यानी 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 6th टर्म मीडियन होगी, जो यहाँ 9 है। बस ये हमेशा याद रखना कि असेंडिंग ऑर्डर पहला स्टेप होना ही चाहिए। वो तो दिमाग में बैठ गया। पर नाउ वी आर ऑन स्लाइड 19। यहाँ ग्रुप्ड डेटा का मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला दिया जो देखने में फ्रैंकली थोड़ा डरावना लग रहा है। मैं पढ़ती हूँ, मीडियन इक्वल्स L1 प्लस एक बड़ा ब्रैकेट के अंदर है n/2 माइनस c, इसको f से डिवाइड किया गया है और फिर इस पूरे हिस्से को बाहर i से मल्टीप्लाई किया गया है। ये क्या रॉकेट साइंस है? सुनने में वाकई डरावना लगता है, लेकिन अगर इसको एक जीपीएस या खजाने के नक्शे की तरह समझें तो बिल्कुल आसान है। जीपीएस कैसे? जब डेटा इंटरवल्स में होता है, जैसे मान लीजिए 10 से 20, 20 से 30, तो सबसे पहले हम n/2 करके अपनी मंजिल का एड्रेस ढूंढते हैं कि मीडियन भाई साहब किस मोहल्ले में रहते हैं। मान लीजिए कैलकुलेशन से पता चला कि वो 20 से 30 वाले क्लास में है। ये हमारा मीडियन क्लास बन गया। अच्छा, तो फॉर्मूला का जो पहला टर्म L1 है वो क्या है? उस मोहल्ले का गेट। एकदम सही पकड़े। L1 उस 20 से 30 वाले मोहल्ले का गेट है, यानी 20। हम 20 नंबर के गेट पर खड़े हैं। अब उसके अंदर कितना आगे जाना है वो ये ब्रैकेट तय करता है। ओके, तो ब्रैकेट में है n2 माइनस c। ये n2 तो टारगेट हुआ, पर c क्यों माइनस कर रहे हैं? C वो लोग हैं या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हैं जिन्हें हम गेट तक पहुंचने में ऑलरेडी पार कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। उन्हें हम अपने टारगेट N2 से हटा देते हैं ताकि पता चले कि इस गेट के अंदर हमें और कितने लोगों को क्रॉस करना है। और इसको f से क्यों डिवाइड किया? F उस मोहल्ले की भीड़ है, यानी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी। जब हम बचे हुए टारगेट को F से डिवाइड करते हैं तो एक रेशियो मिलता है कि हमें उस भीड़ में कितनी गहराई तक घुसना है। और फाइनली ये बाहर जो I से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी उस मोहल्ले की पूरी लंबाई, क्लास का मैग्नीट्यूड। रेशियो को लंबाई से मल्टीप्लाई किया तो ठीक एग्जैक्ट कदम निकल आया। गेट यानी L1 में उन कदमों को जोड़िए और आप एग्जैक्टली मीडियन तक पहुंच गए। वाओ, ये सच में जीपीएस ही निकला। पहले गेट पर जाओ L1, फिर कैलकुलेट करो कितना आगे बढ़ना है n2 माइनस c डिवाइडेड बाय f से, और उसको i से मल्टीप्लाई करके मंजिल तक पहुंच जाओ।
सच कहूं तो ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला अब लॉजिकली बहुत आसान लग रहा है। यही स्टैटिस्टिक्स का जादू है। हर फॉर्मूला एक मैथ की नई कहानी है। तो इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। नाउ वी आर ऑन स्लाइड 20, रैपिड रिवीजन। यहाँ इस चैप्टर के 6 मेन फॉर्मूलेज एक साथ रिवाइज करवाए गए हैं। मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। बिल्कुल। First, class magnitude H equals L2 minus L1. Second, mid value M equals L1 plus L2 by 2. Third, arithmetic mean X bar equals sigma X by N. Fourth, grouped mean sigma F X by N. Fifth, median odd के लिए N plus 1 by 2th term. और sixth, grouped median का वही GP वाला फॉर्मूला जो अभी देखा था, L1 plus N by 2 minus C divided by F multiplied by I. परफेक्ट। अब देखते हैं क्या ये सब याद रहा या नहीं। हाँ, now we are on slide 21, test your knowledge. यहाँ 4 रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, चलिए पूछते हैं आपसे, और श्रोता भी साथ साथ दिमाग में आंसर सोच सकते हैं। मैं रेडी हूँ। क्वेश्चन 1, क्लास इंटरवल 40 से 50 का क्लास मार्क यानी मिड वैल्यू क्या है? 40 और 50 को जोड़िए, 90, आधा किया तो 45। करेक्ट। क्वेश्चन 2, अगर कुछ नंबर्स का मीन 10 है और हर एक नंबर में 5 जोड़ दिया जाए तो नया मीन क्या होगा बिना कैलकुलेट किए? प्रॉपर्टी नंबर 2, एस्केलेटर रूल। अगर सब 5 स्टेप ऊपर गए तो मीन भी 10 से बढ़कर सीधा 15 हो जाएगा। एकदम सही। क्वेश्चन 3, मीडियन मैथमेटिकल एवरेज है या पोजिशनल एवरेज? मीडियन इस बात पर डिपेंड करता है कि वैल्यू लिस्ट में किस जगह या पोजीशन पर खड़ी है, तो ये पोजीशनल एवरेज है। और आखिरी सवाल, क्वेश्चन 4, क्लास इंटरवल के मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करनी है, यानी L2 माइनस L1। ब्रिलियंट। इसके साथ हमारी पीपीटी की ये स्लाइड बाय स्लाइड डीप डाइव कंप्लीट होती है